एसएससी की तैयारी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी समस्या कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे उसकी तैयारी करें और मॉक टेस्ट कैसे दें और कैसे पता करें कि कौन कौन से इवेंट हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से नहीं इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि डेली इतने ज़्यादा इवेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई किसी लेवल की तैयारी कर रहा है, कोई किसी लेवल की तैयारी कर रहा है, तो इस हिसाब से कौन से इवेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान श्री राधे स्टडीज़ लेकर आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज होती है, ये श्री राधे स्टडीज़ लेके आया है बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे आपके साथ में पहले शेयर करूँगा। आपको पता है कि हमारा जो ईयर है वो भी एंडिंग टाइम पे है, और एंडिंग टाइम पे ईयरली करंट अफेयर्स की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो अभी से मैंने क्या किया है कि आपको सेपरेट बाय वीडियोस मैं प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा और आपको ईयरली करंट अफेयर्स की जो सीरीज होती है वो भी एक साथ कंप्लीट होती चली जाएगी। तो आपको बार बार इन सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप ज़रा यहाँ पे ये समझ सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगी फ्री वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब, डीप एक्सप्लेनेशन एवरी ऑफ द क्वेश्चंस। जो भी मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगा या फिर इवेंट्स शेयर करूंगा तो उसका डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे मैंने अगर इसरो के बारे में शेयर किया कुछ भी, तो इसरो के बारे में जितना भी उस इवेंट से रिलेटेड होगा या फिर इसरो के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जिससे आपकी उस टॉपिक में या फिर उस इवेंट के बारे में अच्छी समझ बन सके। अगर कोई एग्जामिनर मेरे इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी आप उसे दे सकें। उसके बाद ही नहीं रुकना है, उसके बाद आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ। जो भी मैं यहाँ पे पैनल में पढ़ाऊँगा उसका फ्री पीडीएफ, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कुछ ही समय में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। अब उसके बाद भी नहीं संभलना है भाई साहब, उसके बाद भी आगे बढ़ते रहो। उसके बाद भी आपको क्या मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पढ़ाई कर ली, ऑन अ वीडियो आपने देख लिया। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं कि जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है उसकी आप पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो आप वो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अब आप चाहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं देखूँ, मैं अपने आप को टेस्ट करूँ, अपने सेल्फ को टेस्ट करूँ कि मैंने कितना सीखा है, तो आपको फ्री मॉक टेस्ट भी श्री राधे स्टडीज़ प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जनवरी एंड मार्च के आसपास संभावना है कि एनआरए सीटी लग जाएगा। ठीक है, तो तब की तैयारी करेंगे आप, तब तो बेहतर नहीं है, तो मैंने उसको भी डेडिकेटेड एक बना ले करके चल रहा हूँ अभी से। क्योंकि आपको पता है कि 10th और 12th लेवल के अलग अलग होंगे, तीनों लेवल के। जैसे कि कोई बंदा 10th का है तो उसका अलग को एनआरए सीटी होगा। हाँ, उसका अगर कोई 12th लेवल का है तो उसका अलग होगा। ग्रेजुएशन वाले हैं तो ग्रेजुएशन वालों का अलग होगा। तो उन सभी के लिए भी मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अभी अगर स्टूडेंट के क्वेश्चन में दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा है कि सर 2022 लगने वाला है तो हम 2021 के इवेंट क्यों तैयार करें। तो अगर आपने अभी हाल ही में हुए एसएससी एमटीएस का पेपर देखा हो तो उसमें क्या हो रहा था कि 2019 के और 2020 के इवेंट्स पूछे जा रहे थे। 2021 के कोई भी इवेंट नहीं थे। जितने भी बच्चों को मैंने भी रिव्यू लिया या फिर मेरे भी जो संपर्क में थे, मैंने उनसे भी पूछा कि किस तरीके से आपका पेपर वगैरह गया, तो कह रहे थे कि सर 2019 के ही केवल मेरे पास इवेंट्स आए, 2020 के इवेंट्स आए। तो आप ये समझ के रहिए कि एक साल हमारा भारतवर्ष अभी पीछे चल रहा है। ठीक है, अगर इवेंट होंगे तो 2021 के पूछे जा सकते हैं या फिर कुछ टाइम के पूछे जाएंगे। तब तक मैं आपके लिए दूसरी भी सीरीज चालू कर दूंगा, तो वहाँ से आपकी हर चीज़ें कंप्लीट कवर होती रहेंगी। ठीक है, तो फाइनली मैंने अभी तक आपको बता दिया कि इस मेरी वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ये सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई भी इसके लिए चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं, समझ लेते हैं कि वीडियो लेक्चर के बाद इसका जो आपको फ्री पीडीएफ है वो कहाँ से आपको मिलेगा और आप इसका फ्री मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, समझ लेते हैं एक बार।
तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ श्री राधे स्टडीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसे आप देखने के लिए गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं श्री राधे स्टडीज़। आपको याद रखना है कि जो श्री राधे स्टडीज़ की स्पेलिंग वगैरह होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। श्री आपको ये लिखना है, ठीक है, और राधे में RAA आपको लिखना होगा और सर्च कर देना होगा। श्री राधे स्टडीज़ आपको टॉप वेबसाइट में मिल जाएगी, ठीक है। और या तो फिर आप सर्च कर सकते हैं गूगल में श्री राधे स्टडीज़ करंट अफेयर, तो भी आपको मिल जाएंगी ये सब PDF, ठीक है। और आपको बता दूं कि आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आपको आना है और आ करके आप नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे जो भी कोर्सेज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोरल एंड मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज़ में भी मैं अपडेट करता रहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा, ठीक है, कुछ ही दिनों में। और यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है मैंने 2021 की मैंने स्टार्ट करी। तो आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप मंथली करंट अफेयर्स के कोर्स में विज़िट कर जाएंगे। तो फाइनली उसमें लिंक में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है कि किस तरीके से आप फ्री मॉक टेस्ट वगैरह को एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो लेक्चर ऑन यूट्यूब आपको दिया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका भी लिंक अभी इनेबल हो जाएगा जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स की PDF इन हिंदी लिंक अवेलेबल है। और फ्री मॉक टेस्ट मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी आज मैं आपको बता रहा हूँ, इवेंट्स आपको समझा रहा हूँ। आप आज की वीडियो से इवेंट समझ लीजिएगा, देन आप इसे मॉक टेस्ट को कल दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, तो मैं अभी इसको एनरोल कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और चलते हैं अपने इवेंट्स की तरफ में। तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे मैंने सब अपने बारे में बताया है कि मेरी क्या मन की इच्छाएं हैं और आपके साथ में वगैरह वगैरह, और कोर्स के बारे में मैंने बताया है। और इवेंट्स जो हैं वो यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले इवेंट्स की तरफ में बढ़ते हैं और आपका समय व्यर्थ नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला इवेंट क्या है कि केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आकाश मिसाइल जो है ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह कार्यक्रम किया गया है। तो जो आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी गई है वह किस कार्यक्रम के तहत दी गई? तो आप आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम के तहत यह किया गया है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा कि इस मिसाइल को वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में व वर्ष 2015 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में निर्यात को प्राप्त मिसाइल आकाश मिसाइल को भारतीय थल सेना में कब शामिल किया गया था, भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यह हवा में वार करने वाली मिसाइल है, ये हवा से वार करती है। तो प्रश्न इससे भी बन सकता है कि कैसे मिसाइल है। एक होती है हमारी जो पृथ्वी स्थल से वार करती है, थल उससे वार करती है, और एक होती है हमारी हवा से वार करती है। तो ये भी प्रश्न आपसे बना करके पूछा जा सकता है कि कैसे वार करने वाली मिसाइल है। तो हवा से वार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, देख सकते हैं। और यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई एयर डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। तो इस ये जो है सभी अबाउट हमारे आकाश मिसाइल के बारे में है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इनमें से प्रश्न को टेकल कर सकते हैं इजली, ठीक है। तो इस इवेंट को याद रखिएगा। अगले बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुनील शर्मा को बनाया गया रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO, ठीक। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटिंग कमेटी ACC ने उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी है। इसके पहले वह रेलवे के पूर्वी रेलवे के GM व जनरल मैनेजर थे, ठीक है। तो जो हम आपने सुना होगा कि 7 सिस्टर्स का जो कलेक्शन है देश में, असम मेघालय वगैरह, ठीक है। तो ये वहाँ के जो थे वो जनरल मैनेजर थे वहाँ के। इससे पहले जो रेलवे के बोर्ड चेयरमैन और CEO कौन थे? वो थे BK यादव, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो कौन थे? BK यादव थे, ठीक है। तो चलते हैं अगले इवेंट्स की तरफ में बढ़ते हैं।
यहाँ पे अगला इवेंट लिखा हुआ है, इसरो के चेयरमैन का जीवन काल। यहाँ पे जीवन काल नहीं होगा, ये गलत थोड़ा सा रिटर्न हो गया, मैं इसे सुधार दूंगा। इसरो के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन है, आपको पता होगा। ठीक है, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन दो चीज़ों को याद रखिएगा कि इसरो के चेयरमैन को कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब कि अब 2022 तक की ये चेयरमैन रहेंगे के सिवन। ठीक है, अगले इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। असम की विधानसभा ने वहाँ के सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने के असम नेल्स विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये क्या है विधेयक, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो असम के शिक्षा मंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी। ठीक है, इस विधेयक में 2 कानून हैं, तो वे 2 कानून कौन कौन से, जरा इन कानूनों को समझिए। ठीक है, पहला असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 1995। ठीक है, ये सभी अभी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा असम शिक्षा अधिनियम 2018। तो ये दोनों जो हैं ये विधेयक हैं असम राज्य के लिए, तो इनके बारे में ये कुछ मंजूरी ली गई है। ठीक है, तो विधेयक को बदलने का, विधेयक को अब क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये विधेयक क्या है कि प्रस्तुत विधेयक के अनुसार अब सभी मदरसों को उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में बदला जाएगा। ठीक है, तो ये जो विधेयक लाए गए हैं, तो इन विधेयकों को बदल करके ये जो दोनों हमारे 1995 और 2018 वाले विधेयक हैं, इन दोनों को बदल करके अब क्या कर दिया गया, नया विधेयक लाया गया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे मदरसे थे उन सभी को बदल के उच्च प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, आपको यह पता होगा। ठीक है, तो चल रही बढ़ते हैं अगले इवेंट्स की तरफ में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत 8वें नंबर पर। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत कौन से नंबर पर है। तो आपको यह याद रखना है कि वैश्विक आतंक सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत 8वें नंबर पर है। यह क्या है? यह इंडेक्स आतंकवाद से प्रभावित देशों के क्रम को बताता है कि मतलब कि भारत जो है वह 8वें नंबर पे, कितना आतंकवाद हमारे देश में है या फिर कितने आतंकवादियों की वजह से हमारा देश ग्रस्त है। ठीक है, तो यह बताता है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूट उसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। 3 कंट्री टॉप पर हैं, वे कंट्री कौन कौन सी? अफगानिस्तान, आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि तालिबान अफगानिस्तान वाला क्या रूल है, वो सभी अभी बताऊंगा जब मंथ आएगा उसका। तो मैं सभी एक साथ तो मैं इवेंट्स को आपके क्लियर करूंगा। फिर दूसरा कौन सा है? इराक है, और तीसरा कौन सा है? नाइजीरिया है। ठीक है, तो ये 3 जो देश हैं ये टॉप पर भी चल रहे हैं आतंकवाद के उसमें, तो इन्हें आपको याद रखना है। सबसे टॉप पे तो आपको हमेशा याद रह जाएगा अफगानिस्तान क्या है। ठीक है, अगले इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। पंडित सतीश व्यास को मिला 96वां संगीत तानसेन संगीत सम्मान। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि यह सम्मान क्या होता है, तानसेन वाला संगीत सम्मान क्या होता है, और ये 96वां। आपसे प्रश्न एक यहाँ से पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा संगीत तानसेन संगीत सम्मान 2020 दिया गया है, तो कौन सा दिया गया है, तो 96वां जो है 96 तो जो होता है वह सीरीज दी गई है। ठीक है, और किसे दी गई है? पंडित सतीश जी को यह सीरीज दी गई है। ठीक है, एमपी के ग्वालियर में यह कार्यक्रम किया गया है। एमपी में ग्वालियर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किया गया है। यह समारोह हर साल मनाया जाता है, इस समारोह के बारे में है, यह हर साल मनाया जाता है। यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीतों के क्षेत्र में उच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। यहाँ से ये इवेंट आपको याद रखना है कि ये जो इवेंट हो रहा है ये क्या है। ठीक, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट है तानसेन संगीत समारोह में राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से अभिनव कला परिषद संस्था को सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एक सम्मान है तानसेन संगीत समारोह, मैंने आपको ऊपर बताया है, में राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार, यह एक सम्मान है, यह नाम नहीं है, सम्मान है, से अभिनव कला, ये एक संस्था है, अभिनव कला परिषद संस्था को सम्मानित किया गया है। ठीक है,
तो ये संस्था क्या है, भोपाल की एक संस्था है। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, कला व संस्कृति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह दिया गया है। और यह सम्मान संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश ने ग्रहण किया है। तो ये इवेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इस इवेंट को भी याद रखिएगा। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। ये वाकई में याद, ये समझ के रहिए कि ये वाला जो मैं अब इवेंट बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमटीएस में पूछा भी गया है। ठीक है, एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन इससे बना करके पूछा भी गया है। तो निम्न राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में किया गया परिवर्तन। ठीक है, तो वे कौन कौन से राज्य हैं, वर्तमान के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय कौन कौन सा है और पूर्व न्यायाधीश कौन थे उस राज्य में, वो मैंने बताया है। अच्छा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो जो उच्च न्यायालय होता है उसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, जिसे हम लोग एचसी कह देते हैं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, और उच्चतम जो होता है वो हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, देश के लिए होता है, और हाई कोर्ट क्या होता है, राज्यों के लिए होता है। आपको बताना ये है कि कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि एक से अन्य राज्यों के लिए, ठीक है, एक राज्य व अन्य राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, और बाकी जो हाई कोर्ट होते हैं वो राज्यों के लिए होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया है फाइनली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं कि, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वो हैं हमारे अभी कहाँ के, सिक्किम के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली अपने दिमाग में रखिएगा। एक छोटी सी सीरीज़ है, इसे आप कम्प्लीटली अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। पीएम मोदी ने 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ठीक है, तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है ये ज़रा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पीएम के द्वारा कुछ ये किया गया है। ठीक है, इसके तहत गरीब व मध्यम वर्ग के किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। इसका जो उद्देश्य है, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि मध्यम व गरीब व मध्यम वर्ग के लिए किफ़ायती व आवास उपलब्ध कराना है। 6 राज्यों में इसका उद्घाटन किया गया है, अगरतला, रांची, लखनऊ, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, और यह सरकारी मंत्रालय की योजना है। ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखना है कि यह कितने राज्यों में किया गया है, 6 राज्यों में किया गया है। तो इवेंट इससे बन सकता है कि हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च लाइट हाउस प्रोजेक्ट योजना कितने राज्यों में चलाई जा रही है। ठीक है, तो वो ये राज्य हैं। ठीक है, राज्य नहीं है, ये राज्य की राजधानियाँ हैं वगैरह। ठीक है, तो आप ये जो है इन्हें आप याद रख सकते हैं। ये 6 राज्यों में उद्घाटन इसका किया गया और कौन कौन से उनके डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर की हैं। अगला इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है कि सोम मंडल बनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली चेयरमैन। ठीक है, तो सोमा मंडल जो हैं वो हमारी स्टील ऑफ इंडिया अथॉरिटी, ठीक है, और यहाँ की क्या बनी है, पहली महिला चेयरमैन बनी है। तो जब आपको पता होगा कि अगर हमारे देश में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली महिला चेयरमैन बनी है, तो भाई साहब इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले कौन थे वहाँ के चेयरमैन, तो अनिल कुमार चौधरी थे। अगले इवेंट की तरफ में पे ये लिखा है कि आरबीआई, यहाँ पे ये नहीं होगा, आरबीआई में चेक से होने वाली धोखाधड़ी, यहाँ पे आप चेक लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसे सुधार दूंगा, जल्दी जल्दी में नहीं ध्यान रहता है क्योंकि इतने सारे काम थे तो ध्यान नहीं रहा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आरबीआई में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पर सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह सुविधा 50,000 से अधिक राशि वाले चेकों के लिए है। गवर्नर कौन है, आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में की गई थी। आपको पता होगा तब ब्रिटिश का शासन चल रहा था। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। इसे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे चेक होगा और बाकी तो मैं अभी सुधार दूंगा नोट्स में आपको।
परेशान मत होइए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय गान में किया परिवर्तन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हाल ही में किस देश ने परिवर्तन किया है, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया ने यह परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री एस्कॉट ओशियन ने है वहाँ की, ठीक है। और परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? एकता की भावना दिखाना, ठीक। तो अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। ये इवेंट इजीली से आपको याद हो गया कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, भारत के नीचे में इधर आप देखेंगे एक छोटा सा है। कभी भारत विश्व का मैप होगा तो मैं बता भी दूंगा। हालांकि आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ठीक है। अफ्रीका वगैरह क्योंकि एक जैसे नाम हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, मैं अगर डायग्राम हो सकेगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा कुछ छोटा सा एक ऐसे है, ये जैसे भारत है हमारा, ठीक। ये भारत है, भारत का जो निचला हिस्सा है ये भारत है, और ये हमारा अफ्रीका वगैरह है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या किया गया है, ये यहाँ के मूल निवासियों को राष्ट्रीय गान सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय गान में परिवर्तन किया गया है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को मनाया जाता है रक्षा अनुसंधान और विश्व संगठन डीआरडीओ का स्थापना दिवस, ठीक है। तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो ऐसे तो याद रह जाएगा, 1 जनवरी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप बोला करते हो, ठीक है। और 1 ही जनवरी को क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान, इसका फुल फॉर्म ये लिख दिया मैंने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो मेरा आर्टिकल भी हिंदी के ऊपर ही था, तो मैंने हिंदी में ही लिखा है, ठीक है। तो डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार कौन सा मनाया गया है? तो 63वां मनाया गया है स्थापना दिवस, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया गया, तो आपको बताना होगा 63वां बनाया गया है, ठीक है। हालांकि अगले साल क्या हो जाएगा? 64th हो जाएगा, तो आपको इस बात को याद रखना है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। डीआरडीओ के सचिव और अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। अगले इवेंट में आप देखिएगा के, केरल की विधानसभा ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। जो आपको पता होगा हाल ही में एक कृषि कानून पे बड़ा वो चल रहा है, हाल ही में अगर आप इवेंट से अपडेट रहते हैं तो जो कृषि विधेयक हैं, जो 3 कृषि विधेयक थे, उनको रद्द कर दिया गया है अभी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4-5 दिन पहले रद्द कर दिया है। तो आप ये तो हालांकि मैं जनवरी का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इवेंट बना है, ठीक। तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने पहली मांग करी थी कृषि कानून विधेयक को रद्द करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये कानून जो था वो उठ रहा था बीच में। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको बताया कि जैसे एसएससी एमटीएस में 2019 के इवेंट पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए अभी से आप तैयार रहेंगे तो फिर बात बन जाएगी। और वगैरह पीडीएफ और मॉक टेस्ट वगैरह कैसे आपको देना, वो भी मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केरल की विधानसभा ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। तो वह राज्य कौन सा जिसने पहली बार में मांग करी है? तो केरल है। राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ से दूसरा नया इवेंट आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई, ठीक है। एक तो हैरीकीडम और दूसरा कौन सा है? ओमोमम, ठीक है। तो ये 2 हैं। यहाँ से इवेंट बदल जाता है थोड़ा सा, वेब लिखने में, वेब डेवलपिंग करते समय भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह नहीं ध्यान रहता है, उसके लिए सॉरी। अभी मैं इसको सबको मैनेज कर दूंगा, ठीक है। मैं ध्यान भी नहीं दे पाया उसके लिए, चलिए अभी यहाँ पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक इवेंट होता है कि किस राज्य ने किया था, तो केरल ने किया था। आप बता सकते हैं कि रद्द करने की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो केरल ने की थी। और दूसरा कौन सा है कि हाल ही में किस राज्य में अदरक की 2 नई प्रजातियां पाई गई, तो वो कौन से हैं? हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आपको बताना है कि किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है, तो यह चीन और म्यांमार के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। और हमारा इधर साइड में भूटान के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगले उसमें इवेंट की तरफ चलते हैं। पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार का निधन 31 दिसंबर 2020 में
हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्हें पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों जो अवार्ड होते हैं, पद्म अवार्ड, इसके बारे में भी अभी आपको मिल जाएगा वीडियो में। उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है अभी इसी वीडियो में, आगे बड़ी डिटेल से कि कितने इस बार दिए गए हैं और क्या है पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड वगैरह, वो सभी मैंने आपको अभी आगे वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये इवेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्हें इन दोनों ही सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिएगा अगले इवेंट की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट है, आप देख सकते हैं कि तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने जनवरी 2021 में तमिल अकादमी की स्थापना की है। तो ये आपसे इवेंट बन जाएगा कि तमिल अकादमी की स्थापना किस केंद्र सरकार ने की। तो किस केंद्र सरकार ने की है, तो दिल्ली की केंद्र सरकार ने की है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं, ये तो आपको पता होगा। तो चलिए अगले इवेंट्स की तरफ में चलते हैं, ठीक है। भारत करेगा 2021 में वर्ल्ड कप की मेजबानी, ठीक है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भी हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं, वो भी इवेंट्स वगैरह खेल से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत करेगा 2020 में वर्ल्ड कप की मेजबानी। अगले में देख सकते हैं यहाँ पे आप कि भारत में यह काम बीसीसीआई करेगा। तो बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट जो भी भारत में क्रिकेट वगैरह होते हैं तो उन सभी को कंट्रोल करता है। यह टूर्नामेंट अक्टूबर में होगा। तो ये अभी हम जनवरी का मंथ का इवेंट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जनवरी मंथ से ही हम लोग लेकर चलेंगे। यह अक्टूबर में होगा, जब होगा तो मैं बता दूंगा। अक्टूबर का जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इससे रिलेट करके पढ़ा दूंगा, जिससे आपको ये चीज़ें याद रह जाएं। इससे पहले 2016 में यह इवेंट हो चुका है, आपको ये याद रखना है कि 2016 में हो चुका है, ठीक। और यह वेस्ट इंडीज़ इसमें क्या हुआ था, इसमें जब 2016 में इवेंट हुआ था, 2016 में, तब किसने जीता था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। और इस बार कब होगा, अक्टूबर में होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताया अक्टूबर में होगा। और कौन कर रहा है, बीसीसीआई इसकी मेजबानी कर रहा है, भारत में होगा, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2021 में वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने की या फिर कौन सा देश कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि भारत कर रहा है, ठीक है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला इवेंट क्या है, डॉक्टर संजय कपूर को बनाया गया अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष, ठीक है। तो ये क्या है, डॉक्टर संजय कुमार कहाँ के हैं, यूपी के हैं। नरेश शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, यह एक संगठन है और एक समिति है। तो इसमें क्या बनाया गया है, डॉक्टर संजय कुमार को अध्यक्ष बनाया गया और ये यूपी के हैं। कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया है, नरेश शर्मा को बनाया गया है। अगले उसमें देख लीजिएगा इवेंट क्या है, बैडमिंटन फाउंडेशन ने रूसी निकिता खाकी पर 5 साल के लिए लगाया प्रतिबंध, ठीक है। तो रूसी निकिता खाकी जो है ये एक खिलाड़ी हैं, तो इन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अबाउट में कोई इतनी जानकारी आवश्यकता नहीं थी, ये भारत की नहीं है, तो इसलिए मैंने अबाउट में भी इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी हुई है। अगले इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। आपको फालतू के डेटाबेस को याद कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने जिन जिन इवेंट्स को मुझे लगा कि ये भारत से रिलेटेड है, तो मैंने उन उन इवेंट्स के बारे में अबाउट में आपको उतनी जानकारियाँ दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला इवेंट आप देख लीजिएगा, उड़ीसा राज्य के मंत्री ने इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को राज्य की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने के लिए आरक्षण देने का किया फैसला। तो किस राज्य ने किया है, तो उड़ीसा राज्य ने किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है, ठीक है, 12th पढ़ रहा है, या फिर उसके बाद से क्या करता है कि डायरेक्टली वो बीए बीएससी बीकॉम वगैरह में एडमिशन ले लेता है जा करके, कि चलिए ईजिली हो जाएगा, घर पे रहते हुए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए आरक्षण दिया, जिससे बच्चा इन फील्ड्स की तरफ भी बढ़ सके, क्योंकि सब बीए बीएससी बीकॉम वगैरह करते रहेंगे तो फिर बचा क्या, ठीक है। सब बच्चे इधर ही साइड भाग रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं, काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। एक एक साल की उनकी फीस वगैरह 60-60 हज़ार की हो जाती है। तो आरक्षण वगैरह देने के लिए इन्होंने किया है प्रयास, ठीक है। तो सीएम कौन है वहाँ के, तो नवीन पटनायक हैं।
यह क्या किया गया है, उद्देश्य ग्रामीण छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया है कि ग्रामीण के जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम इतनी बड़ी जगह में कहाँ जा पाएंगे, इंजीनियरिंग जैसे कॉलेज और मेडिकल जैसे कॉलेज में हम लोग कहाँ जा पाएंगे। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह योजना लागू की गई है। और राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, अगले इवेंट्स की तरफ में चलते हैं। 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। ये विश्व ब्रेल दिवस क्या होता है ये समझते हैं। 2019 को हर साल मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह 2019 को पहली बार मनाया गया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विश्व ब्रेल दिवस है, ठीक है, ये सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 2019 को मनाया गया था। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 2019 में पहली बार मनाया गया था। यह दिवस दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन लोगों को मानवाधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये दिवस क्या है, कब पहली बार मनाया गया था और कब मनाया जाता है और किन के लिए मनाया जाता है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे देखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ठीक है, ये क्या है? इसका उद्देश्य राष्ट्र में समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी है। ठीक है, तो इस इवेंट को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी का कन्वेंस का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट इवेंट है। असम की विधानसभा ने असम विदेश ड्राइंग बिजनेस बिल को पारित कर दिया है। यह एक बिल है। यह बिल क्या है? यह असम इज ऑफ ड्रू ड्राइंग बिजनेस बिल 2016 का संशोधित रूप है। ठीक है, तो ये एक बिल है और इसे क्या कर दिया है? पारित कर दिया है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि असम विदेश ड्रू ड्राइंग बिजनेस बिल को किस राज्य ने पारित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो असम ने किया हुआ है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला इवेंट क्या है हमारा। लद्दाख में देश के सबसे ऊंचे मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। मौसम विभाग केंद्र की स्थापना की जाएगी लद्दाख में। अगला इवेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लद्दाख में देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा, देश का सबसे ऊंचा मौसम विभाग के कहाँ पे है? मौसम विज्ञान केंद्रीय विभाग कहाँ पे? तो वहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा? वो लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाएगा यह काम। ठीक है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन थे उस समय? हर्षवर्धन थे। हालांकि अब तो शायद बदल गए हैं, मैं बता दूंगा आपको। और आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन है। तो हर्षवर्धन अभी तो बदल गए हैं। ठीक, और अगला इवेंट की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट क्या है? परमाणु ठिकानों पर हमले के विरोध में समझौते के तहत भारत व पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाता है इवेंट। आप यहाँ पे समझिएगा, यह समझौता 1995 से किया जा रहा है। मतलब 1995 को यह समझौता किया गया था कि हम लोग ये ऐसा कुछ जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्या है ये समझौता? जरा समझिएगा। इस समझौते के अनुसार भारत पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करेगा। भारत पाकिस्तान किसी भी प्रकार से एक दूसरे के परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर युद्ध वगैरह हो जाते तो परमाणु में, जो आपको पता होगा परमाणु बम क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ हो जाती, ब्लास्ट वगैरह या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में एक दूसरे की जो स्थिति होती है वो बता देते हैं कि भाई आपको इस जगह पे नहीं ऐसा कुछ करना है एक्टिविटी, तो वो लोग सजग रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक नियम है। तो ये इस नियम के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट है उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को लागू किया गया। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है किसान कल्याण मिशन
किस राज्य में यह योजना चालू की गई? तो किस राज्य में चालू की गई? उत्तर प्रदेश में चालू की गई है। इसके तहत किसान की इनकम दोगुनी किए जाने का प्रस्ताव है। इस मिशन के 3 भाग हैं। इसके तहत कृषि प्रदर्शनी लगेगी, ठीक है? मतलब कि जैसे हम लोग मार्केट वगैरह बोल देते हैं, तो वैसे मार्केट वगैरह लगेगी, ठीक है? कृषि तकनीकी की प्रदर्शनी की व्यवस्था की जाएगी। किसान को परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी की स्थापना की जाएगी, ठीक है? तो ये इसके बारे में है। इसके अंदर जो ये मिशन लाया गया है, किसान कल्याण मिशन, इसके तहत 3 कार्यक्रम किए जाएँगे। वो 3 कार्यक्रम कौन-कौन से हैं? ये तीनों कार्यक्रम हैं, आप समझ गए होंगे अब तक, ठीक है? और आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको श्री राधे स्टडीज़ स्पेलिंग का ध्यान विशेष तौर पे रखिएगा। श्री राधे स्टडीज़ की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं, या फिर आपको सर्च करना है श्री राधे स्टडीज़ करंट अफ़ेयर, टॉप वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नोट्स को बना सकते हैं, और मॉक टेस्ट देने के लिए भी आपको सेम लिंक पे ही जाना होगा, ठीक है? तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या मैंने लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊँचा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर स्थापित होगा, ठीक है? तो विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पैनल कहाँ पे स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वह मध्य प्रदेश में रखा गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में यह प्रस्ताव रखा गया है, और ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इवेंट। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो आपको बताना है कि खंडवा ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा, और खंडवा जिले में बनाया जा रहा है। तो इससे और यहाँ पे दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो यह है कि यह जो है 600 मेगावाट क्षमता का होगा, मतलब 600 मेगावाट क्षमता यह जनरेट करने वाला है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है, ये इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप समझ लीजिएगा। अगले इवेंट की तरफ हम चलते हैं। तमिलनाडु में स्थित तिरुवानी पहाड़ियों में को तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु में तिरुवानी पहाड़ियाँ हैं, उनको तितली के सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यह संबोधन नाम प्रदान किया गया है, ठीक है? अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। ये छोटा सा इवेंट था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ, राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है? सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएएफ के महानिदेशक डीजी के बनाया गया है, ठीक है? तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सीआईएएफ के महानिदेशक डीजी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है, ठीक है? इससे अबाउट में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो कि प्रश्नों में पूछी जा सकती हैं, तो मैंने उसके बारे में अबाउट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। गोवा में आयोजित 91th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोवा में जो है, यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है, जो कि 91th इस बार था, 91th इसकी सीरीज़ थी, ठीक है? और इसमें क्या किया गया है, बांग्लादेश क्या है, हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस चुना गया है। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इस जो भी सम्मेलन होता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सम्मेलन जो होता है, इसकी 1952 में स्थापना की गई थी। मतलब जब हमारा 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है? तो तब उसके बाद से आप ये समझ सकते हैं कि 5 साल बाद इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे याद रख सकते हैं आप। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया का सबसे महत्वपूर्ण समारोह है, ठीक? इसका आयोजन हर साल गोवा में ही होता है, ठीक है? बांग्लादेश को इस बार वह चुना गया है। बांग्लादेश के बारे में बताया गया कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और मुद्रा क्या है, वहाँ की टका है। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इवेंट के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। डॉक्टर राज पटेल अमेरिका सेना में मुख्य सूचना अधिकारी सीईओ के नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वहाँ पे सीईओ कौन बने हैं, अमेरिका की भाई बात है। अमेरिका में कोई मुख्य सूचना अधिकारी के पद पे
सॉरी सीईओ मैंने पढ़ लिया, सीआई नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। करण बाजवा को बनाया गया गूगल एशिया प्रांत का नया प्रमुख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करण बाजवा जो हैं, इनको गूगल का एशियाई प्रांत का वो प्रमुख बनाया गया है। गूगल के वो कौन है, सीईओ कौन है इस समय, सुंदर पिचई हैं। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिषेक यादव ऑल इंडिया फुटबॉल फाउंडेशन के पहले उप महासचिव नियुक्त किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया फुटबॉल फाउंडेशन के पहले उप महासचिव कौन हैं, तो अभिषेक यादव हैं। ठीक, अगले इवेंट की तरफ में देख लीजिएगा। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। यह दिन भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान के लिए मनाया जाता है। मतलब कि भारत यह दिन जो मनाया जाता है, विदेशी भारतीय समुदाय जो विदेश में रहते हैं परिवार, उनके वजह से जो भारत की जीडीपी वगैरह में जो ग्रोथ होती है और उनका जो सहयोग होता है भारत के लिए, उनके लिए मनाया जाता है यह दिन। इस दिन 9 जनवरी यह दिन जो है वह 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। तो यही चीज़ मैंने पहले भी बताया कि जो विदेश में रहते हैं लोग, उनके द्वारा भारत के लिए हित में किया जाने वाले जो भी कार्य होते हैं, उनके लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन क्या हुआ था कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं, ये भारत में 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से आए थे। ठीक है, इस दिन का पहली बार आयोजन 2003 में हुआ था। तो ये इवेंट के बारे में अबाउट की जानकारी है, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। 9 जनवरी 2021 में माधव सिंह का निधन हुआ। यह कौन है, यह गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिस कारण से यह इवेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे को याद रखना है कि माधव सिंह कौन है, तो ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगले इवेंट की तरफ देख सकते हैं आप, कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, तो वह कौन सा देश है, कजाकिस्तान है। ठीक है, अगले इसके बारे में समझ लीजिएगा। 2003 में इसने फांसी पर भी रोक लगा दी है कि मतलब फांसी वगैरह भी नहीं दी जाएगी। क्षेत्र के आधार पर यह 99वें नंबर पर है अभी। ठीक, भारत में, और भारत कितने नंबर पे है, तो आपको बताना है 7वें नंबर पे है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में देखते हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द पॉपुलेशन इन इस्लामिक फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं SY कुरैशी। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो इम्पोर्टेंट हमारी हाल ही में लॉन्च पुस्तक होती हैं, उनके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके लेखक कौन हैं, SY कुरैशी हैं। द पॉपुलेशन इन इस्लामिक फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, इन इंडिया के लेखक कौन है, XY कुरैशी। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य देश के नवयुवकों को जागरूक करना है। 1985 में यह पहली बार मनाया गया था। तो ये 3 इवेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड है हो जाते हैं और इन्हें आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, हालांकि एग्जाम्स जो होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज भी इसी में मैंने कवर कर दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करना व अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना इस दिन का उद्देश्य है। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या कारण है यह मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। आप अगले इवेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे नई दिल्ली में शिक्षा नीति के तहत अपने राज्य
में नई स्कूल बैग नीति लागू की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में लॉन्च स्कूल बैग नीति किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई? तो किस में की गई? नई दिल्ली में लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों के भारी भरकम बैग के जो वजन होते हैं, आपने देखा होगा कि एलकेजी का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा 5-5, 6-6 किलो का बैग लेकर के जा रहा है। अगर आप भी बैग उठाएंगे तो इतना भारी लगता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया है, इसको इस भार को कम करने का प्रयास किया गया है। राइट अंडर आर नोज उपन्यास के लेखक आग गिरिधरण है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ये एक उपन्यास है। राइट अंडर आर नोज के उपन्यास के लेखक कौन है? आ गिरिधरण है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अगला इवेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ लद्दाख में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, इस पहली बार महिला टीम ने इसमें भाग लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर भारत में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो इवेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली बार भारतीय महिला टीम, हॉकी महिला टीम ने किस इवेंट में वो भाग लिया है? तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट। आपको वहाँ पे चुनना होगा हालांकि, लेकिन जब याद होगा तभी तो आप चुन सकेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक और चीज इवेंट याद रखना है कि खेल मंत्री कौन है? हमारे किरण जी हैं, और राजधानी क्या है? लद्दाख की लेह है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। गण गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की आर्म फोर्स ने लिया हिस्सा। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में हुए, या फिर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में हुए गणतंत्र दिवस में किस देश की आर्म्ड फोर्स ने हिस्सा लिया था? परेड में आई थी और वहाँ पे परेड वगैरह किया था। तो किसने किया था? बांग्लादेश के आर्म फोर्स ने किया था। बांग्लादेश के हमारा पड़ोसी देश है। इस बार कौन सा वार मनाया गया? तो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऐसा तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले फ्रेंच आर्मी 2016 में और 2017 में यूएई की आर्मी ने हिस्सा लिया है। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है? तीसरी बार हो रहा है। तो ये भी इवेंट इंपॉर्टेंट रहता है। दुनिया का सबसे दुर्लभ भारतीय धातु जो है वेनेडियम भारतीय क्षेत्र में पाई गई है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वेनेडियम जो होती है वह बहुत दुर्लभ धातु है, तो ये भारतीय क्षेत्र में पाई गई है और अरुणाचल प्रदेश में यह धातु पाई गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इवेंट, इन्हें याद रखिएगा। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। 14 जनवरी को मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस। ठीक है, यह दिन देश के भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा वर्ष 2017 से मनाया जाता है। 14 जनवरी को पूर्व सैनिकों को के बलिदान को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक, तो 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। अगला इवेंट की तरफ में चलिएगा। उड़ीसा राज्य में देश के पहले 5 पार्कों का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं। इस पार्क में अग्नि से बचाव के सुझावों को बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो जैसे अग्नि लग जाती है, किसी घर वगैरह में अग्नि लग जाती है, तो उनमें कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे ये सब बताया जाएगा। तो उड़ीसा राज्य में देश के पहले 5 पार्कों का उद्घाटन किया गया है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ व इंडियन आर्मी ने मिलकर के तैयार की भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल अस्मी। ठीक है, तो अस्मी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीआरडीओ और इंडियन आर्मी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में आसमी का जो निर्माण है वह किस एजेंसियों ने किया है? तो आपको बताना है डीआरडीओ व इंडियन आर्मी ने मिलकर के यह काम किया हुआ है। आसमी का अर्थ है गर्व आत्मसम्मान। इसमें 9mm की बुलेट का प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है हमारा? 91th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFF में विश्वजीत चटर्जी को मिला पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? विश्व चटर्जी को मिला है। 91th इस बार
सम्मेलन था और किसके तहत मिला हुआ है? फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के तहत। IFFI में पहली बार इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड को जोड़ा गया है, मतलब पहली बार ही ये इवेंट हुआ और पहली बार ही किसे मिला है यह इवेंट का जो इवेंट होता है उसका सम्मान किसे मिला है? हमारे विश्वजीत चटर्जी जी को मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वजीत चटर्जी को यह इवेंट का पहली बार में ही सम्मान मिल गया है। मैंने लिखा भी हुआ है पहली बार में ही मिला अवार्ड। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक SMCB देश का पहला कोऑपरेटिव बैंक बन चुका है। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। क्या है कि यह SMCB देश का पहला कोऑपरेटिव बैंक बना। ये क्या है होता है कोऑपरेटिव बैंक? RBI ने इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दे दिया है अभी। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पे इसका? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो ये इस इवेंट को आपको याद रखना है। अगले इवेंट की तरफ में जरा चलते हैं। अगले इवेंट में आप देखेंगे नजहत शमीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितना याद करवाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, मैंने वो इम्पोर्टेंट आपके साथ में इवेंट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे कि औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? कारोबार को सुगम बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये विधेयक भी याद रखना है कि क्या है विधेयक। तो विधेयक का क्या काम है कि राष्ट्रीय कारोबार को सुगम बनाना है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, औद्योगिक विवाद गुजरात संशोधन विधेयक 2020। ठीक है, गूगल ने 15 जनवरी को डूडल के जरिए डॉक्टर नाइल स्मिथ को किया सम्मानित। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डूडल के जरिए यह काम किया गया है। ठीक है, नाइल स्मिथ कौन है? बास्केटबॉल के आविष्कारक हैं। क्या होता था कि ये एक टीचर, पेशे से टीचर थे। ठीक है, और बच्चों को व्यस्त रखने के लिए बॉल के थ्रू ऐसे पासिंग वाला गेम करवाया करते थे। तो इसके जरिए इन्होंने क्या किया है कि एक बास्केटबॉल का आविष्कार कर दिया। तो इसके लिए इन्हें नाइल स्मिथ को क्या कहा जाता है? बास्केटबॉल का आविष्कारक माना जाता है और इन्हें सम्मानित किया गया है गूगल के जरिए। ठीक है, इन्होंने 1891 में बास्केटबॉल का आविष्कार। अगला इवेंट क्या है? 15 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग की स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना जो है वह 15 जनवरी को मनाई जाती है। तो प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि जो हमारे डे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले इवेंट में चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ पे से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है जिसके ऊपर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लग चुका है? तो वही कौन है? हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, और आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप पे ये इसलिए लगा क्योंकि आपको पता है कि बीच में कोविड के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था और इन्हीं के चलते कुछ उन्होंने ऐसी वार्तालाप भी बोल दी थी जिस कारण उनके ऊपर महाभियोग लगा है। अगर आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर ले आऊँगा। और इसके अबाउट में यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूएस कांग्रेस के एक सदन में यह प्रस्ताव पारित हुआ है और इसी से रिलेटेड मैंने भारत के साथ कुछ रिलेट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं यह प्रक्रिया भारत में 61वें अनुच्छेद के तहत लाई जाती है। आपने यदि पॉलिटी पढ़ी हुई होगी तो पॉलिटी में यह आपने देखा होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है यदि उस पर महाभियोग लगाना है तो किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? तो 61वें अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं। तो चलिएगा इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट है यस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, तो ये एक क्रेडिट कार्ड की थीम है, तो इन्होंने यस बैंक ने लॉन्च किया है। इसके CEO कौन है? प्रशांत कुमार हैं। अगले इवेंट की तरफ देखिए चलते हैं। ठीक है, केरल राज्य ने शुरू की एक स्कूल एक IAS योजना। ठीक है, तो ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अभी MTS के एक शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे एक बच्चे ने बताया था कि ये एक स्कूल एक IAS योजना किस राज्य में चालू की गई? तो केरल राज्य में चालू की गई है। इसके बारे में देख सकते हैं। इस योजना के
अंतर्गत 10,000 प्रतिभाशाली लोगों जो वो आर्थिक से रूप से कमजोर हैं, ठीक है, तो 10,000 प्रतिभाशाली लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके बच्चों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब आर्थिक उससे कमजोर हैं, आर्थिक जो भी धन होता है उससे कमजोर हैं, तो 10,000 ऐसे बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को। ठीक है, और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने नरेंद्र मोदी को जून 2021 में आयोजित G7 समिट में आमंत्रित किया है। ये देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि G7 जैसे सम्मेलन में हमें आमंत्रण मिला है। ठीक है, वो भी यूनाइटेड किंगडम के थ्रू। आप देखें, अगर आपको पता होगा कि G7 सम्मेलन क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट व्यू बता देता हूँ। हालांकि इस पे आने वाले कुछ समय में वीडियोस में बनाऊंगा G7 सम्मेलन के ऊपर, पूरी जानकारी के ऊपर। ठीक है, तो G7 सम्मेलन जो होता है ये पूरे विश्व भर में 7 कंट्रियों का एक ऐसा समिति है या फिर एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत एक पावरफुल है इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ऐसे एक संगठन में भारत को आमंत्रण मिल रहा है, दैट मीन्स अ ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाली कंट्रियों का संगठन है G7। इस बार यह 11 जून से 13 जून 2021 तक होगा। ब्रिटेन में आयोजित होगा यह सम्मेलन। ठीक है, G7 समिति का मेंबर भारत नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत जो है वह G7 समिति का मेंबर नहीं है। ठीक है, G7 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि जो पावरफुल इकोनॉमी वाले होते हैं वही इसके मेंबर्स होते हैं। इस G7 सम्मेलन का संगठन कब हुआ था? तो 1975 में इसका संगठन हुआ था। उस समय यह G6 के नाम से जाना जाता था। तो 1975 में जब इस संगठन का वो हुआ था विस्तार, तब यह G6 के नाम से जाना जाता था। तब इसमें फ्रांस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा भी दूँ आपको कि कौन कौन से उस समय कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई थी। फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएस जैसे देश इसमें जुड़े हुए थे। बाद में कनाडा को भी इसमें जोड़ लिया गया, तब यह G7 सम्मेलन कहा गया। लेकिन अभी आगे ट्विस्ट आप देखिएगा क्या होता है कि 1997 में, हालांकि इसका जब वो हुआ था संगठन का जब बना था तो 1975, ठीक है, याद रखिएगा 1975 में इस संगठन का गठन किया गया था और 1997 में रूस को भी इसमें जोड़ा गया। तब यह सम्मेलन G8 के नाम से बन गया। पहले G6 था 1975 में, फिर क्या होता है G7 बन जाता है। ठीक है, इसमें कनाडा को भी जोड़ा जाता है जब, तो ये G7 बन जाता है। फिर 1997 में रूस को, रशिया को, जिसे हम लोग कहते हैं रशिया, जो कि क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा देश माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसको भी जोड़ा जाता है। तब ये G8 के नाम से बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो G8 के नाम से भी जाना जाने लगता है। परंतु 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तब से आप याद रख सकते हैं 2014 में रूस के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं, रूस के द्वारा यूक्रेन के एक इलाके में कब्जा कर लिए जाने के कारण फिर से उसे हटा दिया गया और इस वजह से अब उसे G7 के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने इतिहास बताया है G7 के बारे में, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कब क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया साथ ही में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान में इसे G7 के नाम से ही जाना जाता है और इसमें 7 कंट्रियाँ हैं। कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं पूछी भी जा सकती हैं आपसे, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि G7 सम्मेलन में निम्न में से कौन सी कंट्री नहीं है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री है, तो आप याद रखेगा अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। ये 7 कंट्रीज का जो वो है पैकेज, ये इसमें सम्मेलन में है। ठीक है, तो चलिएगा अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी बने सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर, जो कि आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर कितना बड़ा खान था सोने का, तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। इसके
इससे पहले मोरारजी देसाई यहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। पीएम मोदी दूसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले जो मोरारजी देसाई थे वो अध्यक्ष थे और वो भी पीएम थे। ठीक है, और ये जो पीएम मोदी बने हैं ये भी अध्यक्ष बने हैं सोम मंदिर के, तो ये दूसरी बार बन रहे हैं, ऐसा दूसरी बार हुआ है। तो अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2021 को 8 ट्रेनों को केवाड़िया जाने के लिए दिखाई हरी झंडी। तो केवाड़िया एक गुजरात का क्षेत्र है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और इसको पर्यटक भूमि बनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि ये एक ऐसे क्षेत्र में है जहां पर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिस कारण वहां पे जो भी बाहर से विदेशी लोग आते हैं और वो विजिट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, 8 ट्रेनों को झंडी दिखाई। बहुत बड़ी बात है जो कि, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात की केवाड़िया में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को मंजूरी दी है और ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट आप देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, आपको पता होगा कि WHO क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बता दीजिएगा, मैं इस पर भी फुल वीडियो बनाऊंगा आगे डेडिकेटेड। इस पे ही पूरी जितनी जानकारी है XYZ की जितनी भी जानकारी होंगी सब पे बन जाएगी वीडियोस। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एक क्षेत्र है जिनेवा। ठीक है, महानिर्देशक कौन है इसके, तो ट्रेडोस नोमा जो हैं वो इसके महाअध्यक्ष हैं। ठीक है, महानिर्देशक हैं। और आपको बता दें साथ ही में कि हाल ही में जब हम केंद्रीय मंत्रियों का वो किया गया था, हटाए गए थे, तो उसमें अब हर्षवर्धन को हटा दिया गया है। ठीक है, अब वे हर्षवर्धन किसी भी केंद्रीय मंत्री में नहीं है। अगले इवेंट की तरफ देखिएगा, इतिहासकार रामचंद्र गुहा नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को लॉन्च किया है। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। ये हाल ही में पुस्तक जनवरी में लॉन्च की गई है, तो आपको याद रखना है कि कौन है, रामचंद्र गुहा हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लीजिएगा। ये खेल के प्रति उनके प्रेम को और उनके जीवन की तुलना की गई है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये भी इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन है, सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है और 60 शॉट क्वालिफाई के दौरान में 590 स्कोर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा। अब अगला इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वाकई अगर कोई क्रिकेट का दीवाना है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टी नटराजन 44 दिन के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टी नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया हुआ है। सबसे कम दिनों में तीनों फॉर्म का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के पीटर इनग्राम के नाम दर्ज किया गया है इसमें। ठीक है, उन्होंने यह उपाधि 12 दिन में हासिल की है। और अगर बात की जाए कि भारत में किसने किया, तो टी नटराजन ने किया है ऐसा। और टी नटराजन से भी पहले कौन है हमारे यहाँ पे, न्यूजीलैंड के पी इनग्राम हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की बात की। इससे पहले अमेरिका अलग हो चुका है। क्या है ये ओपन स्काई संधि, इसके बारे में जानते हैं। रूस ने अपने फैसले का दोषी अमेरिका को ठहराया है। ठीक है, ओपन स्काई संधि क्या है इसके बारे में जरा यहाँ पे देख लेते हैं। इस संधि के अनुसार एक देश दूसरे देश का हवाई के ऊपर से हवाई जहाज बिना हथियार के अब उड़ा सकता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आप देख भी सकें, पढ़ भी सकें आराम से। ठीक है, इस संधि के अनुसार एक देश दूसरे देश का हवाई जहाज बिना हथियार के अपनी भूमि के ऊपर से उड़ाने की मंजूरी देता है। इसमें 34 देशों ने सम्मेलन है, मतलब कि 34 देश इसी में संगठित हैं और भारत इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि रशिया है, तो रशिया हमारे भारत की भूमि से उड़ा करके विमान नहीं ले जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि भारत ऐसे किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं है। अभी अगले इस इवेंट में आते हैं, यहाँ पे अगला इवेंट देख लीजिएगा। निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित माइकल एवं शील्ड हेल्थ अवार्ड 2021 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया, ठीक है। तो किसे घोषित किया गया है? निखिल श्रीवास्तव को किया गया है। निखिल श्रीवास्तव कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गणित एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगले इवेंट की तरफ चलिएगा। यहाँ पे अगला इवेंट थोड़ा सा हाइड हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइकल और शील्ड हेल्थ पुरस्कार क्या है। यहाँ पे ये मैंने इसे बताया हुआ है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो अनुकूलन या जटिलता विज्ञान के और एल्गोरिदम के डिजाइन और विश्लेषण जैसे कंप्यूटर विज्ञान के संबंधित भागों की रचना अनुसंधानों के सम्मिलित करता है। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उनके रिकॉर्डिंग में इसे दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2017 में की गई थी। इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, तो मैंने इतना इसके बारे में अबाउट में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंख अभियान मध्य प्रदेश में चालू किया गया है। ये एक योजना है, पंख योजना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पंख योजना किस राज्य में चालू की गई, तो किस राज्य में चालू की गई है? मध्य प्रदेश में चालू की गई। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, ठीक है। कब? 24 जनवरी, अभी आगे भी मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय बालिका के दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की। इस योजना के अभी यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इस योजना के को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। क्या है फुल फॉर्म पंख योजना का? आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंख में पी का मतलब क्या होता है, पहले तो स्पेलिंग देख लीजिएगा। PANKH, पंख। तो पी का मतलब क्या हो सकता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ठीक है। और ए का मतलब क्या हो जाता है? अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस मतलब क्या हो जाता है कि अवेयरनेस ऑफ राइट्स। तो गर्ल्स को क्या दिया जाएगा? प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अवेयरनेस ऑफ राइट्स दिए जाएंगे कि उनके जो भी राइट्स हैं उनके खिलाफ उन्हें जागरूक बनाया जाएगा। और न्यूट्रिशन, एन से मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण उनको दिया जाएगा, जितना भी उन्हें पोषण चाहिए होगा। महिलाओं के लिए हमारे अगर जो हमारे यहाँ की समिति है, तो उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए 21,000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, 2100 कैलोरी, सॉरी। तो उतना न्यूट्रिशन उन्हें अवेलेबल करवाया जाएगा। नॉलेज के मतलब क्या है? नॉलेज। और हेल्थ, एच मतलब क्या है? हेल्थ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का एक पैकेज है पंख योजना। ये कहाँ चालू की गई? मध्य प्रदेश में चालू की गई। कब चालू की गई? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे इसे चालू किया गया है 24 जनवरी को, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की अभी हैं, ठीक है। और राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। तो ये इस योजना से संबंधित और इस इवेंट से संबंधित जानकारी थी। अगले इवेंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात के ड्रैगन फ्रूट के नाम से प्रचलित फल का नाम कमलम किया गया, ठीक है। तो गुजरात में एक ड्रैगन फ्रूट है, तो उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? कमलम कर दिया गया है। आगे इसके बारे में देखिएगा, क्योंकि ये जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट कमल जैसा दिखाई देता है, इसलिए इस फ्रूट का नाम संस्कृत शब्द में कमलम पर रखा जाता है, ठीक है। तो कमलम ये जो फ्रूट है तो ड्रैगन के तरीके दिखता है। आप एक बार सर्च कर सकते हैं ड्रैगन फ्रूट या फिर कमलम, आप सर्च कर लीजिए गूगल में, आप देखिएगा तो कुछ कमल के जैसे दिखता है। तो इस कारण से इन्होंने इसमें रखा हुआ है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। लाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। और ये इवेंट जो है ये गलत लिख गया है, मैं इसे भी हटा दूंगा अभी, ठीक है।
अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में कुल 119 लोगों को पद्म अवार्ड से घोषित किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है ये कि 119 लोगों को पद्म अवार्ड से घोषित किया है। इससे पहले अगर आपने पहले शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको इससे भी पहले का एक इवेंट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि अभी आपको पद्म अवार्ड के बारे में सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की है। कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। ठीक है, यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेयर किया है आपके साथ कि कितने तरह के पद्म अवार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जान लेते हैं कि कितनी तरह के पद्म अवार्ड होते हैं। तो पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म अवार्ड में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर आता है भूषण और फिर आता है श्री अवार्ड। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा होता है तो भारत रत्न जो अवार्ड होता है वो सबसे बड़ा होता है। और सब उसके बाद कौन आते हैं, पद्म विभूषण आता है, फिर उसके बाद पद्म भूषण आता है और फिर पद्म श्री आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अवार्ड्स के बारे में बात मैंने यहाँ पे बता दी। अभी चलते हैं थोड़ा सा और जानकारी इनके बारे में ले लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2000 केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है, मतलब पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की हुई है। ठीक है, पद्म विभूषण के बारे में मैंने क्या बताया कि पद्म अवार्ड में सबसे ऊपर का होता है और देखा जाए भारत के अगर इस तरह से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा भी है कि पद्म विभूषण सम्मान यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। पद्म विभूषण साधारण और विशिष्ट सेवा असैनिक के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कार्य भी लिखा हुआ है कि किस तरीके किस क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पे अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार ने 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड वर्ष 2021 में देने की घोषणा की हुई है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगले देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगले के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे केंद्र सरकार ने 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड वर्ष 2021 में की घोषणा की हुई है। ठीक है, यह सम्मान किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आप देख सकते हो कि अवार्ड समारोह हर साल मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं और राष्ट्रपति इसको अवार्ड को देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो बात हो गई सभी सम्मान के बारे में, सभी जो पद्म अवार्ड मैंने बताया उनके बारे में कि कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न या हो गया या फिर पद्म अवार्ड, कोई भी पद्म अवार्ड पूछ सकता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। ठीक है, और कौन से अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये भी मैंने क्लियर करवा दिया, और कितने लोगों को वर्ष 2021 में दिया गया है वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। अगले इवेंट की तरफ यहाँ पे देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता। ठीक है, उन्होंने यह यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंटेंट हाइड हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऊपर करते हैं। उन्होंने यह आपदा प्रबंध का क्षेत्र में उनके काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने इस अवार्ड की घोषणा की। ठीक, और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो इस अवार्ड में क्या किया जाता है कि 5 लाख रुपए और एक अवार्ड पत्र दिया जाता है, किसमें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार में दिया जाता है। और किसने जीता है, राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता हुआ है। यहाँ पे आप अगले इवेंट की तरफ आते हैं। आरबीआई के प्रबंधक निर्देशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में विश्ववीर आहूजा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो आरबीएल जो है, ये आरबीआई मत समझ लीजिएगा, आरबीएल है बैंक के प्रबंधक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इवेंट हैं तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा। विश्व आहूजा आरबीएल बैंक में शामिल होने वाले
पहले शामिल होने से पहले वर्ष 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका भारत के एमडी और सीईओ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एमडी और सीईओ रह चुके हैं पहले, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, आरबीएल बैंक लिमिटेड के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन क्या रखी है, अपनों का बैंक। इस बैंक की टैगलाइन क्या है, अपनों का बैंक है। ठीक है, तो कुछ नया हुआ है इवेंट, तो आप इसे याद रख सकते हैं। पुस्तक मनोहर पारिक ऑफ द रिकॉर्ड को प्रमोद संवत ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पुस्तक का नाम क्या है, मोहन पैरिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ष 2021 में लॉन्च पुस्तक है तो पूछी भी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रमोद संवत ने लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद संवत ने इस बुक को लॉन्च किया है, गोवा के मुख्यमंत्री हैं ये। और इसके लेखक वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभाष प्रभु हैं। यह पुस्तक यादों का एक संग्रह है। उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री पर्रिकर के जीवन यात्रा के दौरान जमा किए गए सभी यादों का सम्मेलन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ है, इवेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है। ठीक है, आपको मैं बता दूँ क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों का गठन किसी न किसी दिन किया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि जब भारत हमारा 1947 में आज़ाद होता है, तब जाके 1954 में एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जिस संगठन का नाम रखा जाता है भारत राज्य निर्मात्री सभा। ठीक है, तो उसके तहत इन सभी राज्यों का गठन किया गया, तो वो जो दिन है तो वो मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इवेंट इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि मणिपुर का गठन कब किया गया। ठीक है, या फिर किस तारीख को मनाया जाता है, तो 21 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ से इवेंट को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ और भी मैंने लिखा हुआ है, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ आते हैं। अगला इवेंट क्या है, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ ऋषभ पंत ने सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ है। ये महेंद्र सिंह धोनी 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। दोनों के ही रिकॉर्ड यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट है हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, अबाउट के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 20 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है। इसका नाम रेडियो हिल यंगेस्तान का दिल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे नाम आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा अजीब सा भी नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। मतलब कि रेडियो के तरीके से, जैसा आपने सुना होगा कि पीएम मोदी क्या कहते हैं, मन की बात। ठीक है, तो रेडियो वगैरह जो सुनते हैं तो उनके साथ में परंपराएं या ऐसी सभ्यताएं जो राज्य की हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, देखिए हर राज्य को क्या किया गया है, आपको पता होगा कि जो हमारे राज्य निर्मात्री सभा थी, ठीक है, तो उसने क्या किया है कि ये सभी राज्यों को किन्हीं ना किन्हीं विशेषताओं से अलग किया हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वह कौन सा पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर अलग किया गया था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग किया गया था। ठीक है, अगले यहाँ पे इवेंट पे हम चलते हैं। साथ ही ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ये ऑनलाइन रेडियो वगैरह चालू किया गया है इसके बारे में। साथ ही युवाओं को
अपनी प्रतिभा दिखाने का भी यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री व्याख्यात विकास मिशन गुजरात में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये राज्य सरकार के द्वारा चालू की गई योजनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्याख्यात विकास मिशन कहाँ चालू किया गया है, गुजरात में किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जरा अबाउट में पढ़ लेता हूँ। ठीक, यह बागवानी मिशन है जिसका नाम गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने व्याख्यात विकास मिशन रखा हुआ है। इस मिशन का उद्देश्य बागवानी और औषधि खेतों में शामिल किसानों को आय दोगुना करना है। बहुत अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले इवेंट की तरफ चलते हैं, पढ़ाई वगैरह बाद में कर लेंगे। गलवाना घाटी में चीनी सैनिकों के संघर्ष में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को गणतंत्र दिवस 2021 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो गलवाना घाटी के ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या भारत में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो आप बता दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अबाउट के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जानकारी दी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने खासकर जानकारी दी है क्योंकि ये भारत के एक ऐसा दिखाती है, भारत को इतना अच्छा, मतलब कि सब समझ में आएगा इसमें। तो मैंने अबाउट में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों के असाधारण वीरता को तो यहाँ पे ये इवेंट आप अबाउट में पढ़ सकते हैं कि यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता प्रकट शूरता में बलिदान देने के लिए किया जाता है। कर्नल संतोष बाबू मरण उपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मतलब अब कर्नल बाबू हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसके अबाउट में और भी पढ़ सकते हैं। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिनके बाद दो देशों के बीच LAC और सीमावर्ती इलाकों में तनाव बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने महावीर चक्र के बारे में थोड़ा सा बताया है। महावीर चक्र युद्ध काल में दिए जाने वाला वीरता पुरस्कारों में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इससे पहले शौर्य दिखाने के लिए चक्र सीरीज के अवार्ड वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के लिए 2001 में दिए गए थे। चक्र सीरीज में कई अवार्ड होते हैं, उनमें से ये सब अवार्ड जो हैं ये मुख्य हैं। इन सभी के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, परमवीर अवार्ड। ठीक है, परमवीर अवार्ड के बारे में आप समझिएगा। परमवीर अवार्ड जो होता है चक्र, ठीक है, भारत के सर्वोच्च शौर्य सैन्य अवार्ड है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग के लिए प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, महावीर चक्र के बारे में देखिएगा। यह सम्मान असाधारण वीरता या शूरता के लिए दिए जाते हैं। वीर चक्र के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह सम्मान असाधारण वीरता या शूरता के लिए दिए जाते हैं। दोनों ही हैं लेकिन क्रमबद्ध हैं थोड़े से। ठीक है, और कीर्ति चक्र में भी सेम यही चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, अभी अगले में आते हैं। अगले में आप इवेंट है हमारा। केंद्र सरकार ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के संघर्ष में वीरता दिखाने वाले 5 सैनिकों को गणतंत्र दिवस 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया। ठीक है, ये वही इवेंट से ही मैंने इवेंट लिया है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे कौन कौन से हैं तो मैंने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हो। अगर मैं हर एक चीज़ को बताऊँगा तो यहाँ पे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और इतने ज़्यादा ये इनके नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ये इम्पोर्टेंट है कि कितने लोगों को दिया गया है। अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। अगला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कब हटा दीजिएगा, मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य बालिका की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना है। उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूकता फैलाना है। ठीक है, इस दिन को वर्ष 2018 में पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। तो 2008 से इस दिन को मनाया जा रहा है। और आपको मैंने अभी इससे पहले भी बताया था, जो पंख योजना है वो 24 जनवरी को ही लॉन्च की गई है। ठीक है, और यहाँ पे अन्य भी आप पढ़ सकते हैं कि 24 जनवरी 1966 में
यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो रहा है कंटेंट, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी। यही वजह है कि सरकार ने बालिका दिवस मनाने के लिए इस खास दिन को चुना है। तो ये दिन 24 जनवरी क्यों चुना गया, तो ये आपको मैंने बता दिया कि 1966 में इंदिरा गांधी 24 जनवरी को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। और ये दिन 2008 से मनाया जा रहा है। और अभी का करंट इवेंट क्या है कि एमपी में पंख योजना को लॉन्च किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में मंत्री कौन है, तो स्मृति जुबिन ईरानी है, ठीक है। तो यहाँ पे से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सृष्टि गोस्वामी बनी उत्तराखंड की एक दिन की बाल मुख्यमंत्री। तो आपको पता है कि जनवरी के समय में कुछ अगर आपको याद हो तो एक छोटे बच्ची को उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया गया था, तो वो यही इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 जनवरी को बाल विकास दिवस पर सृष्टि गोस्वामी ने एक दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। वह 19 साल की हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में अबाउट है। अगले इवेंट की तरफ देख चलते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना ने जनवरी 2021 में अंडमान और बंगाल की खाड़ी में एमफ्लैक्स 21 और कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। दोनों अभ्यास में तीनों सेनाओं ने मिलकर समुद्री हमले की क्षमता को परखा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसमें जागरूकता फाइट प्लेन, पनडुब्बी, वॉरशिप सहित कई हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग इवेंट, एयर डिफेंस मिसाइल आकाश एनजी का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट में मैंने लिखा हुआ है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एनजी का मतलब क्या है यहाँ पे, न्यू जनरेशन, ठीक। और आकाश मिसाइल का इसने किया है, तो मैंने सबसे पहला ही मेरा इवेंट था कि आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और आकाश मिसाइल का नया जो आया है वर्जन, तो उसका भी परीक्षण किया गया है, आकाश एनजी, ठीक है। यह गाइडेड सेल्फ टू एयर मिसाइल ASAM है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका इवेंट का सारा सार है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्या है राष्ट्रीय पर्यटक दिवस, इसके पीछे की क्या कहानी, या इससे ज़रा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान व महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। 2021 की थीम क्या है, देखो अपना देश। तो आपको ये विशेष रूप से याद रखनी, पूछी भी जा सकती है कि 2021 का अगर आप SSC GD का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला इवेंट यहाँ पे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है अबाउट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षक की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था, ठीक है। और यहाँ वर्ष 2021 की थीम क्या है, रिकवर एंड रेटिलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने की घोषणा की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसे आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो ये कालका मेल ट्रेन पहले था नाम एक ट्रेन का, अभी उसका नाम क्या कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है, ठीक है। आइए उसके थोड़ा सा अलग जानकारी में देखते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की, हालांकि अब ये पीयूष गोयल रेल मंत्री नहीं है, वो बात अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ये घोषणा करी है कि 23 जनवरी 2021 से ट्रेन के आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है, परंतु अभी भी रेल मंत्री नहीं है, अभी वे रेल मंत्री नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अगला इवेंट आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया। तो इसी साल से पराक्रम दिवस अब घोषित किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे
पे देख सकते हैं अबाउट के में कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह फैसला लिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। यह अबाउट में आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माँ का नाम प्रभावती था, ठीक है। तो इस इवेंट को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा। अगले इवेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट है बीएसएफ ने जनवरी 2021 में ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चलाया, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में क्या है आइए यहाँ पे समझते हैं। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे कि कहाँ पे शुरू किया है, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चालू किया गया है, मतलब कि आप पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र, ठीक है। गणतंत्र दिवस के चलते सीमा पर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए पश्चिमी सीमा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। तो अभी 26 जनवरी के समय में कुछ ऐसा ऑपरेशन चालू किया गया था कि बाहर से कोई घुसपैठ ना आ सके, तो पाकिस्तान की तरफ ये एरिया पड़ जाता है, पश्चिमी एरिया, ठीक है। आप ये समझिएगा। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थान हैं और यहाँ का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। और आपको एक कमेंट में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में के हाईवे पर फाइटर प्लेनों के उतरने के लिए पट्टियां खींची गई हैं, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए अगले इवेंट में की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला इवेंट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा। आपको पता है कि जो डेज के जो होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट में युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और इसी के द्वारा ये दिन घोषित किया गया था। इस दिन को मनाने के लिए 2011 से हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश अगला इवेंट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले मैंने बताया था कि 3 राज्यों का किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 जनवरी मैंने उस जगह बताया था आपको। तो यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये इवेंट बन जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अबाउट में आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगले उसमें आते हैं। ब्रिटिश शासक काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश शासन के इस ब्रिटिश, ठीक। नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये क्वेश्चन लाइन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, ये पूछी भी जा सकती है, ठीक है। बाद में 24 जनवरी 1950 को यह बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश को मैंने बताया और 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा अतिरिक्त जानकारी। यहाँ पे CM कौन है, जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और यहाँ पे अगले में आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन कस्टम
अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा 1953 में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट बन जाता है कि देखिए ये तो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये दिन क्यों मनाया जा रहा है, किस वजह से मनाया जा रहा है, ये मैंने बताया। बाकी आपको डेज तो याद करने होते हैं कि कौन से दिन में कौन सा डे मनाया जाता है, तो आपको इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँ जिसमें मैं हर चीज़ आपके साथ में क्लियर करूँगा। यहाँ पर सभी इवेंट जो इतने भी जनवरी मंथ से इम्पॉर्टेंट थे मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। लंबा वीडियो था लेकिन उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, ठीक है। एक बार बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको सभी जानकारियाँ समझ में आई या नहीं आई। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एक बार विजिट करिएगा। और मॉक टेस्ट में आज की वीडियो से के बाद में आपको दे दूंगा, ठीक है। और अदर कोई भी क्वेरीज रहती है तो सारे आपको जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ वेबसाइट पे अपने। यहाँ पे मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी को मैंने अपडेट किया हुआ है, आप यहाँ पर से जा करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करूँगा दी हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी इसी का लाभ ले सके। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।